हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो जेई एडवांस पीवाईक्यू सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज सीरीज के इस वीडियो में आज जो हम लोग टॉपिक कंप्लीट करेंगे दैट इज रोटेशनल मोशन। तो इससे पहले सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज सीरीज में रोटेशनल मोशन के ऊपर 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें कि हमने 1994 से पहले के जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे के सारे उसमें कंप्लीट कर रखे हैं। ठीक है, तो अगर तुमको उस क्वेश्चन में इंटरेस्ट है या फिर तुम अगर वो क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम वो क्वेश्चन वहां से देख सकते हो। प्लेलिस्ट, सेपरेट प्लेलिस्ट है, वहां से सब कुछ तुम सारे वीडियोस एक्सेस कर सकते हो। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे 1994 से लेके 1997 में जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं जेई एडवांस में। उस समय तो जेई हुआ करता था, जेई में, IIT जेई में, वो चैप्टर वाइज यहां पर हम लोग रोटेशनल मोशन इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जिस किसी ने अभी तक प्लेलिस्ट चेक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, पूरा को पूरा प्लेलिस्ट में सब कुछ अरेंज किया हुआ है, सारा वीडियोस स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, एवरीथिंग, सब कुछ। और सबके हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। 2012 से लेकर 2021 तक तो क्वेश्चन सॉल्व करे हैं ये जेई एडवांस पीवाईक्यू के। इसके अलावा जो भी IIT जेई में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी हम लोग कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो अगर अभी तक तुमने वो चेक नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में तुमको मिल जाएगा इस प्लेलिस्ट का, वहां से भी देख सकते हो, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके भी वहां से देख सकते हो। सारे वीडियोस तुमको अरेंज्ड मिलेंगे सीक्वेंस में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था 1994 में, टोटल 6 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। इसमें बोला गया है 2 यूनिफॉर्म थिन रॉड्स A एंड B ऑफ लेंथ 0.6 मीटर ईच। ठीक है, तो 2 यहां पर हमारे पास में देख सकते हैं यूनिफॉर्म रॉड है। एक A रॉड ये है और दूसरा रॉड है ये वाला, और दोनों को एंड टू एंड यहां पर देखो ज्वाइन किया गया। यहां पर दोनों को ज्वाइन किया गया इस जगह पे, A और B को, है ना। और दोनों की लेंथ कितनी दी हुई है, इसकी भी लेंथ दी हुई है 0.6, इसको हम लोग L बोल देते हैं, बाद में हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। और जो ये जो लेंथ है, ये लेंथ भी L दी हुई है, तो दोनों की लेंथ है L, है ना। थोड़ा सा इसको मैं इधर बना देता हूं साथ में, ये भी लेंथ L है और ये भी लेंथ L है। ठीक है, और यहां पर दोनों को यहां से ज्वाइन किया गया एंड टू एंड। दोनों की मास दी हुई है, हम लोग MA और MB मान लेते हैं, बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ऊपर वाले रॉड की लेंथ मास MA है, नीचे वाले रॉड की मास है MB। ठीक है, द कॉम्बिनेशन इज पिवटेड एट द लाइटर एंड। यहां पर इसको देखो, लाइटर एंड जो है यहां पर इसको पिवट किया गया है एट पॉइंट P। ठीक है, यहां से इसको पिवट किया गया है, इस तरह से पिवट कर देते हैं हम लोग, सच दैट इट कैन फ्रीली रोटेट अबाउट पॉइंट P। पॉइंट P के अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकता है वर्टिकल प्लेन में। वर्टिकल प्लेन में ये फ्रीली रोटेट कर सकता है, ऐसा ऐसा। ठीक है, समझ पा रहे होगे, इस तरह से वर्टिकल प्लेन में ये फ्रीली रोटेट कर सकता है। अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.05 kg मूविंग हॉरिजॉन्टली हिट्स द लोअर एंड ऑफ द कॉम्बिनेशन। यहां से देखो, एक स्मॉल m का मास जो है, m लिख देता हूं इसको, है ना, 0.05 kg, बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे। मूविंग हॉरिजॉन्टली हिट्स द लोअर एंड ऑफ द कॉम्बिनेशन, यहां से जाता है और सपोज ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और जाके इसको यहां पर सबसे यहां नीचे में, यहां पर बनाया हुआ है भले, लेकिन यहां पर सबसे नीचे में इसको हिट करता है ना। यहां पर इसको हिट कर रहा है नीचे में। किस तरह से हिट करता है, हिट्स द लोअर एंड ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड स्टिक्स टू इट, जाके ये चिपक ही जाता है वहां पर, है ना। बिल्कुल E=0 वाला कॉलिजन हो रहा है, जाके वहां गया धप से और वहां जाके चिपक गया, उनके साथ, रॉड के साथ चिपक गया, आत्महत्या कर ले वहीं पे जाके। व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट so that the system could just be raised to the horizontal position। अब इस मास की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, v की वैल्यू हमें निकालनी है, v कितनी हो जाए सच दैट ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है मेरा, क्योंकि ये आके यहां पर चिपक ही जाएगा, है ना, ये मास यहां चिपक जाएगा, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जब हॉरिजॉन्टल हो जाए, इतना यहां तक बस पहुंच जाए, मतलब ये जो पूरा सिस्टम है कुछ ऐसा दिखे बाद में, मतलब यहां तक पहुंच पाए, है ना। यहां तक ये वाला रॉड है A और ये वाला रॉड है इधर से B, ठीक है, और ये इसके साथ चिपका हुआ मास, ये भी चिपका हुआ वहां तक ऊपर पहुंच जाए। अब क्या किया जाए इसके लिए, क्या किया जाए, तो तुम्हारे दिमाग में जल्दी जल्दी चल रहा होगा कि किसी तरह से मोमेंटम कंजर्वेशन कर देते हैं, किसी तरह से लीनियर मोमेंटम, किसी तरह से एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क फॉर्क की इक्वेशन लिख देते हैं, ऊपर तक पहुंचा देते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा के। यही सब चलता है मैकेनिक्स के क्वेश्चन को देख के। तो सबसे पहले चलो देख लेते हैं, हम लोग ने अब एक सिस्टम चूज करते हैं, हम लोग सिस्टम चूज करते हैं। अब तक तुमको सिस्टम चूज करना आ ही गया होगा कि इसमें क्या सिस्टम चूज किया जाए। हम लोग M प्लस MA प्लस MB को अगर अपना सिस्टम चूज कर लें, है ना, MA MB जो रॉड है, दोनों रॉड, और ये जो मास है, इसको अगर हम अपना सिस्टम चूज करें तो क्या हम इस सिस्टम पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं क्या?
क्या हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं क्या? कौन से केस के लिए? मतलब मैं मोमेंटम कंजर्वेशन कब के लिए बात कर रहा हूं? ये जो कॉलिजन है ना, कॉलिजन के केस के लिए पहले तो हम लोग कॉलिजन से निपट ले, है ना। कॉलिजन के केस के लिए क्या हम लोग लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं? तो कॉलिजन के केस में देखो क्या होता है ना, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन बराबर मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन, है ना, बिफोर एंड आफ्टर कर देता हूं मैं, इस तरह से हम लोग कंजर्व करते हैं पी बिफोर। तो ये कंडीशन कब वैलिड है? बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन, जब कॉलिजन हो, कॉलिजन के केस के लिए स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं, है ना। मोमेंटम कंजर्वेशन का क्या कंडीशन है? कॉलिजन में अगर हम लोगों को मोमेंटम कंजर्व करना है तो लीनियर मोमेंटम। तो इसमें यही होना चाहिए कि हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स रहेगा तो चलेगा, है ना। नॉर्मल जब हम लोग मोमेंटम का कंजर्वेशन करते हैं तो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं होना चाहिए, लेकिन स्पेसिफिकली अगर बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन हम लोग अगर कंजर्व कर रहे हैं कॉलिजन मोमेंटम, तो उस केस में हमारे पास एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं होने चाहिए। एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स अगर हो गया तो मोमेंटम हम लोग कंजर्व नहीं कर पाएंगे। एक्सटर्नल नॉन इंपल्सिव फोर्स रहा तो चलेगा। ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। एक्सटर्नल नॉन इंपल्सिव फोर्स रहा तो चलेगा, एमजी रहा तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, चला लेंगे कम, लेकिन एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं रहना चाहिए अगर हमें कॉलिजन के केस में अगर मोमेंटम कंजर्व करना है तो यहां पे देखो इस सिस्टम में एक धूर्त आत्मा बैठा हुआ है। ये देखो हिंज फोर्स, ये इंपल्सिव हो सकता है, मतलब यहां पर हम लोग मोमेंटम का कंजर्वेशन तो नहीं लगा सकते हैं, लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व नहीं कर सकते, तो हमारा एक फेल हो गया, ये चीज हमारा हम लोग फेल हो गया। क्या कर सकते हैं फिर? चलो एंगुलर मोमेंटम देख लेते हैं, एल देख लेते हैं भैया। एल बिफोर कॉलिजन बराबर एल आफ्टर कॉलिजन, क्या ये चीज है ना? वो चीज हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, एल बिफोर या एल बराबर एल आफ्टर है। इसके लिए क्या कंडीशन हुआ? तो कहीं हमें तो बैठना पड़ेगा, अगर हम लोग मोमेंटम की बात करें तो कहीं पर तो जाके पहले बैठना पड़ेगा। कहां से हम लोग मोमेंटम की बात कर रहे हैं? तो हम लोग जाके बैठ जाते हैं स्मार्टली, कहां पे पता है? जाके हम लोग हिंज पे बैठ जाएंगे, है ना, यहां पे। चलो हिंज पे जाके बैठे, यहां पर इस पॉइंट पे हिंज का फोर्स, वही हिंज का फोर्स का जो टॉर्क आता है, हमें यहां पर क्या देखना है? एक्सटर्नल टॉर्क देखना है, ठीक है। तो एक हिंज का फोर्स तो ऐसे ही खत्म हो गया, उसका टॉर्क तो खत्म हो गया, मतलब हिंज का फोर्स का जो टॉर्क है वो तो खत्म हो गया। अब बचा हुआ जो है वो mg, तो mg ऐसे भी जो है वो नॉन इंपल्सिव फोर्स है, उसका तो हमें टेंशन ही नहीं है। और ऐसे भी यहां पर देखो mg जो है ना वो यही से इसी लाइन से पास हो रहा है, ये इसका mg आएगा, इस ma bg आएगा, इसका mbg आएगा, है ना। ये भी इसी लाइन में रहेगा बिफोर कॉलिजन, जस्ट इसी लाइन में रहेगा, हम लोग मान सकते हैं जस्ट बिफोर कॉलिजन, और जस्ट आफ्टर कॉलिजन इसी लाइन में रहेगा, तो इसका भी नीचे ही लग रहा है इस। तो ये सब तो खत्म हो जाएंगे, ऐसे भी खत्म हो जाएंगे, और ऐसे भी ये सारे mg का टेंशन ही नहीं है हमें। कॉलिजन के केस में ये जो mg है वो कैसा है? वो नॉन इंपल्सिव है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसकी, है ना। और बचा हुआ बाहर एक्सटर्नल और कोई फोर्स तो मुझे दिख नहीं रहा है। इन दोनों का होगा, अंदर जब टकराएंगे तो नॉर्मल होगा, वो भी इंपल्सिव होगा, लेकिन वो इंटरनल फोर्स है ना। तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर पाएंगे इस पी पॉइंट के अबाउट, जो यहां पर पी पॉइंट है, पी पॉइंट के अबाउट हम लोग ये चीज कंजर्व कर पाएंगे, पी पॉइंट के अबाउट, है ना। अच्छा चलो मैं फटाफट से ये बता देता हूं कि जो नॉन इंपल्सिव फोर्स है, चलो जो नॉन इंपल्सिव फोर्स होता है ना, उसका टॉर्क हम लोग क्यों, उसकी वजह से हम लोग मोमेंटम का चेंज क्यों नहीं मानते हैं, है ना। नॉन इंपल्सिव फोर्सेस हैं, उनकी वजह से मोमेंटम का चेंज हम लोग, मोमेंटम का जो चेंज आता है उसको क्यों हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं कॉलिजन के टाइम पे, क्योंकि अगर देखें तो हम लोग क्या लिखते हैं? dl बाई dt बराबर टॉर्क लिखते हैं, है ना, टॉर्क एक्सटर्नल डीएल सिस्टम का। इसको मैं अगर इधर ले जाऊं dt को और इंटीग्रेट करूं, है ना, तो चेंज इन मोमेंटम अगर कॉलिजन के केस के लिए अगर बात करें तो 0 से डेल्टा t तक अगर हम लोगों ने इंटीग्रेट किया तो डेल्टा t इज वेरी स्मॉल, है ना। तो टॉर्क एक्सटर्नल इंटू डेल्टा टी, तो दिस टर्म इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, क्योंकि डेल्टा टी इज नियरली इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो अगर ये जो मेरा जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो अगर नॉन इंपल्सिव फोर्सेस की वजह से आ रहा है, ठीक है, तो ये जो टर्म है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाता है। इसलिए हम लोग जो मोमेंटम है उसको कंजर्व कर पाते हैं अगर हमारे पास में नॉन इंपल्सिव एक्सटर्नल टॉर्क है। तो नॉन इंपल्सिव एक्सटर्नल फोर्सेस अगर रहे तो उसकी वजह से जो टॉर्क होगा
उसको टॉर्क एक्सटर्नल इनटू dt जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू 0, और हम लोग मोमेंटम जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व कर पाएंगे इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल नॉन इंपल्सिव फोर्सेस। लेकिन अगर इंपल्सिव एक्सटर्नल फोर्सेस आ गए तो उसकी वजह से जो टॉर्क आएगा वो यहां पर उस केस में हम लोग 0 के अप्रोक्सीमेट नहीं कर पाएंगे उसको। जैसे नॉर्मल नॉर्मल आ गया, भिड़ गया, तब तो दिक्कत है, तब उस केस में हम लोग नहीं करें, इस केस में हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें यहां पर बेसिकली सबसे पहले तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है। चलो हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं। तो अब हम लोग यहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, है ना, इस पॉइंट के इस पी पॉइंट के अबाउट। तो पी पॉइंट यहां से इस तरह से हिंज है और ये लेंथ हमने देखा है, दिस लेंथ इज एल, दिस लेंथ इज ऑल्सो एल। ये जो मास है ये स्मॉल एम है और वी वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है और इसकी मास एम ए हमने मान रखी है, एम बी इसकी मास हमने मान रखी है इस तरह से। तो पॉइंट पी के अबाउट हम लोग एंगुलर मोमेंटम एल बिफोर कॉलिजन, बिफोर बराबर एल आफ्टर कॉलिजन। बिफोर एंड आफ्टर मतलब क्या, कॉलिजन, है ना, कॉलिजन लिख देता हूं, आफ्टर कॉलिजन ये हम लोग करने वाले हैं और हमने देखा ये हम लोग कर सकते हैं। तो एल बिफोर मैं देखो बहुत आसान से लिख सकते हैं हम लोग, पॉइंट पी के अबाउट लिख रहे हैं, है ना, पॉइंट अबाउट पॉइंट पी, अबाउट पॉइंट पी। तो यहां से यहां तक का लेंथ हम लोग देख सकते हैं, यहां से 12 लेंथ है ना, और 12 लेंथ है तो हम लोग लिख सकते हैं m इंटू वी इंटू 12, ये हो गया बिफोर। और ये जो रॉड है वो तो स्थिर है बिफोर कॉलिजन, तो उसका कुछ एंगुलर मोमेंटम आएगा नहीं। अब आफ्टर देखो क्या हो रहा है, ये जाके इसके साथ जाके चिपक जा रहा है यहां पे, है ना, ये जो मास है यहां जाके चिपक जा रहा है। तो अब ये जो पूरा सिस्टम है मेरा, इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और ये पूरा सिस्टम ओमेगा से घूमेगा। तो आई इंटू पूरे सिस्टम का आई सिस्टम इंटू ओमेगा। आई सिस्टम किस कौन से पॉइंट के अबाउट, आई सिस्टम अबाउट पॉइंट पी, ठीक है, तो इंटू ओमेगा, ये हमें करना है बस सिंपल। ओके, सो लेफ्ट साइड हम लोग लिख सकते हैं 2mvl दैट इज इक्वल टू राइट साइड का अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट पी लिखना है पूरे सिस्टम का, वो भी बहुत आसान है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें निकलना आता होगा, है ना। तो इस पी के अबाउट इस हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है। तो जरा देखो ये जो रॉड है, एमए वाला जो रॉड है, ए रॉड है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट पी, बहुत आसान है, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ml²/3 होता है, तो ma इंटू l²/3 ये सब तुमको आता होगा, प्लस ये तो एमए का काम खत्म हो गया। एमबी का देखते हैं, एमबी का इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज mb इंटू l²/ml²/12 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से शिफ्ट कर दो ऊपर, ये लेंथ कितना हो जाएगा, l प्लस l/2, l/2 पे ये सेंटर ऑफ मास है ना इसका b का, तो l प्लस l/2 हो जाएगा 3l/2, तो 3l/2 m इंटू mb इंटू l² दैट इज 3l/2 का स्क्वायर, l प्लस l/2 3l/2 का स्क्वायर, प्लस ये काम हमने mb का खत्म कर दिया, b का। अब ये जो मास है इस मास का भी तो लेना पड़ेगा, ये मास कितने दूरी पे है, ये मास है 2l डिस्टेंस पे फ्रॉम p, तो ये हो जाएगा m इंटू 2l ml², ये हो जाएगा इंटू ओमेगा, तो ये हो जाएगा मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट p। ओके, सो अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 2mvl बराबर, अब इसको सॉल्व करना है, काम करते हैं ma इंटू l²/3, ठीक है, प्लस इसको इस दोनों को कंबाइन करते हैं, 3l² ये हो जाएगा 9l²/4, इसको मैं लिख देता हूं 9l²/4, तो इन दोनों को कंबाइन करना है मुझे, तो 12 करना पड़ेगा, तो इसको अगर मैं 12 करता हूं तो ऊपर 27 जाएगा, है ना, तो 4 तिये 12 और 9 तिया 27, तो 27 और इसका 12 के साथ इसका कॉम्बिनेशन आ जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा mb इंटू कितना 27 और 1 28, 28 mb इंटू l²/12 बराबर है, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12, 7/3 mb², ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 4ml² इंटू ओमेगा। अब ये भारी भरकम को मुझे वैल्यू पुट करना है और बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है ये। एक काम करूंगा, मैं सारे मास में 100 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पुट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो इस तरह का कोशिश करना पड़ता है कुछ, है ना। अगर देखो दोनों साइड में मास है और मास सब 1/100th में है, मतलब 0.01 0.02 ऐसे मास रखूंगा तो कैलकुलेशन में मजा नहीं आएगा, है ना।
तो एक काम करेंगे हम लोग, दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर तुम बोलो तो दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग 100 से। तो स्मॉल m की वैल्यू दी हुई है 0.05 है ना, 0.05। MB की वैल्यू दी हुई है 0.02, MA की वैल्यू है 0.01। तो अब मैं अगर, क्योंकि सबको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ यहाँ यहाँ, तो सब जगह मैं जो मास है यहाँ पर है, मैं ये मास को मैं 5 लिख सकता हूँ, फिर उस हिसाब से 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 5 जो 10 हो जाएगा, 10 इंटू VL। ठीक है, MA मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 1, दैट इज L²/3। MB मैं लिख सकता हूँ 2, दैट इज 14/3 L² प्लस, सब 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों साइड में, 4 इंटू 5 20 इंटू L² इंटू ओमेगा। सो यहां से फर्दर हम लोग इसमें काम कर सकते हैं, 10 VL दैट इज इक्वल टू, ये 60 हो जाएगा, 60 प्लस 14 74 प्लस 1 75, 60 20 30 60 और 14 60 और 15 75 हो गया, 75/3 L² इंटू ओमेगा। ठीक है, तो ये देख रहे हो जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल जो बन रहा है ना, वो कितना हो रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I अबाउट पॉइंट P अगर मैं बोलूँ ना, I अबाउट पॉइंट P जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 75/3 L²/100, क्योंकि मास में ऑलरेडी हमने 100 का फैक्टर यहाँ पर माना है ना। तो ये चीज होगा जो कि हम लोग लिख सकते हैं 25 3 75 25 चौके 100, तो 3 3 से कट जाएगा, L²/4 में लिख सकता हूँ इसको, है ना। ये लिख सकते हैं 25 3 75 और 25 चौके 100, L²/4 हो जाएगा। ठीक है, IP इज बेसिकली L²/4 अगर कैलकुलेशन किया जाए तो, या 0.25 L²। ठीक है, खैर हम लोग तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये कितना हो जाएगा, L से L हम लोग यहाँ से उड़ा देते हैं एक तो, है ना, और L की वैल्यू 0.6 दी हुई है शायद, कितनी दी हुई है भाई, L की वैल्यू 0.6 है। ठीक है, तो पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पर ये भी, तो 10 इंटू V दैट इज इक्वल टू 25 टाइम में ये कट जाएगा, 25 इंटू L की वैल्यू 0.6 दैट इज 6/10 इंटू ओमेगा। तो 5 दूनी 10, 5 5 25, 2 3 6 और 5 दूनी 10, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2B/3। तो ये वैल्यू हम लोग प्रिजर्व करके रखेंगे। ये जो ओमेगा की वैल्यू अब हमारे पास में ये निकल के आ गई है, हमें निकालना है V, है ना। तो V के टर्म्स में हमारे पास ओमेगा आ गया, मतलब अब कॉलिजन के बाद इसके पास जो इस सिस्टम के पास जो ओमेगा आ चुका है वो हमने 2B/3 निकाला। मतलब अब ये इस पॉइंट P के अबाउट ये जो ओमेगा से घूमेगा, ये इस पॉइंट पे जब इस तरह का जब रहेगा, मतलब पूरा वर्टिकल इस तरह से रहेगा, तो ओमेगा इज बेसिकली इसके पास 2B/3। अब इसको हमें पहुंचाना है, हॉरिजॉन्टल करना है। हॉरिजॉन्टल करने के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं, इसमें क्या हम लोग वर्क एनर्जी लगा सकते हैं, वर्क एनर्जी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते। तो इसमें वर्क करने वाला कौन, इसमें वर्क करेगा ग्रेविटी, और कोई काम करने वाला है क्या यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर मास आके चिपक चुका है ना, कोलिजन हो चुका है, अब इसके पास ओमेगा 2B/3 हो चुका है। अब इस पे वर्क करने वाला कौन है, ग्रेविटी। यहां से यहां तक इसको लेके कौन जाएगा इस पोजीशन पे, ये वाला जो है, ये वाला जो पोजीशन है इस पे लेके जाएगा कौन, इस पोजीशन पे, इस पूरे सिस्टम को। ये जो M मास है, ये MB है ना, ये MA है, इन लोगों को यहां लेके जाएगा कौन, ग्रेविटी लेके जाएगा, है ना। कैसे लेके जाएगा, ग्रेविटी का तो नेगेटिव वर्क डन है, लेकिन इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है इनिशियली, है ना, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी ओमेगा है 2B/3, इसके पास कुछ ओमेगा है, ओमेगा कितना है इसके पास 2B/3 है, ये ओमेगा है। तो इस सिस्टम का के पास जो इनिशियल एनर्जी है वो कितनी है, वो है IP इंटू I अबाउट पॉइंट P इंटू ओमेगा²। ये एनर्जी से वो ऊपर जाएगा, और ग्रेविटी का तो नेगेटिव वर्क डन आएगा, तो इस एनर्जी को वो खपत करता जाएगा, है ना। तो ये जो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सो देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा इसमें, ये वर्क डन बाय ग्रेविटी वैसे ऐसे भी निकाल सकते हैं कि पूरे इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना ऊपर गया, ऐसा करके निकाल दो, या फिर इंडिविजुअली पे वर्क निकाल दो, MA पे कितना वर्क हुआ ग्रेविटी का ऊपर पहुंचाने में, MB पे कितना हुआ, और स्मॉल m पे कितना हुआ। चलो एक एक करके निकालते हैं। MA पे ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया होगा, तो MA का सेंटर कुछ यहां से इस जगह पे है, देख लो MA का सेंटर कुछ यहां से यहां पर है, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ L/2 पे है। तो MA पे जो ग्रेविटी का वर्क डन हुआ होगा ऊपर जाने के लिए, दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ MA इंटू
जी इंटू एल बाई टू mgh, है ना, इंटू एल बाई टू, ये होगा। एमबी पे कितना होगा, एमबी का सेंटर ऑफ मास यहां है जो कि 3l बाई टू के डिस्टेंस पे है, यहां से 3l बाई टू पे एमबी है, एमबी का सेंटर ऑफ मास है, वो उतना ऊपर जाएगा, है ना, हॉरिजॉन्टली जाएगा तो इतना ऊपर जाएगा, ये यहां पर यहां से यहां तक जा रहा है, 3l बाई टू ऊपर जाएगा, तो इस पे कितना काम होगा, एमबी इंटू जी इंटू 3l बाई टू, और इस स्मॉल एम पे, इस स्मॉल एम को 2l ऊपर जाना है, माइनस एम इंटू जी इंटू 2l, और ये किसके बराबर होगा, ये इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनली वो जाके बस वहां तक पहुंचना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस कर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ इंटू आई अबाउट पॉइंट पी इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, एक काम करेंगे, अभी भी हम लोग एक तो माइनस माइनस सबसे उड़ा देते हैं यार, है ना, माइनस सबसे उड़ा दो, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं इसमें, g की वैल्यू, ठीक है, l की वैल्यू और सब पुट करना पड़ेगा। अभी भी मुझे लग रहा है कि इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो सबका जो मास है मैं वैसे ही फिर लिखूंगा 100 इंटू मास ऑफ ए, मास ऑफ ए कितना है मेरे पास में, मास ऑफ ए है 0.01, मास ऑफ बी है 0.02 और मास है एम स्मॉल एम है 0.05 और एल है 0.6, ये मुझे पुट करना है ना। तो ये सारी वैल्यू अगर हम लोग यहां पर डालें तो एम ए मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ, तो ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 10 इंटू एल बाई टू, दैट इज 5 इंटू एल, प्लस एम बी मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ, ये 2 बन जाएगा, 2 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 10, ये हो जाएगा 30 एल, प्लस ये कितना बन जाएगा, एम है 5, एम इंटू 100 5 हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 100, 100 एल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू आई पी इंटू 100, देखो कितना आ जाएगा, आई पी इंटू 100 हमने ऑलरेडी निकाला था, देखो आई पी है एल स्क्वायर बाई 4, एल स्क्वायर बाई 4 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज 25 एल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 25 एल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ओमेगा की वैल्यू हमने 2v/3 यहां से निकाल रखा है, देखो, क्योंकि हमें फाइनली क्या निकालना है, v निकालना है, ओमेगा को हम लोग यहां पर 2v/3 लिख देते हैं, जो कि हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो ये वाला टर्म देखो कितना बन गया, 135L, दैट इज इक्वल टू 25/2 इंटू एल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिटन एज 4v²/9। ओके, सो ये L से L कैंसिल आउट हो गया, हटा ही देता हूं इसको, और बाकी v स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई दैट इज 135 गुणे 2 270 गुणे 9 बटा 25, 25 इंटू 4 दैट इज 100, 25 इंटू 4 से 100 लिख दिया और इसको 0.6 लिख दिया, है ना, L की वैल्यू 0.6 डाल दिया, बस इतनी ही है ना। ओके, सो यहां से हम लोग देखो ये नीचे को 60 लिख सकते हैं, इसको 60 लिख दिया, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दिया, और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ऊपर का बन गया 81/2, तो v की जो वैल्यू आ गई दैट इज 9/√2, है ना, इसकी वैल्यू लगभग अप्रॉक्सीमेटली 6.3 मीटर पर सेकेंड निकल के आ जाती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब जो यहां पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था 1995 में, टोटल 10 मार्क्स के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ध्यान से हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है रेक्टेंगुलर रिजिड फिक्स्ड ब्लॉक हैज अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल एज, ठीक है। तो एक हमारे पास में समझ लो टेबल जैसा कुछ है ना, इस तरह से है, इस तरह से मैं बना देता हूं, इस तरह से कुछ हमारे पास में टेबल टाइप का रिजिड ब्लॉक है, और यहां पर इसके पास में इस तरह से जो लॉन्ग एज बोल रहे हैं, ये वाला इसका लॉन्ग एज है, मैं एक बार लगा देता हूं इसको, ये वाला इस तरह का एज। A solid homogeneous cylinder of radius r is placed horizontally at rest with its length parallel to the edge, such that axis of the cylinder and the edge of the block are in the same vertical plane। ठीक है, तो कैसा रखा हुआ है मैं तुमको बता देता हूं। जो सिलेंडर का जो एक्सिस है वो कुछ ऐसा रखा हुआ है इसके ऊपर, और इसके ऊपर इस तरह से सिलेंडर इस तरह से रखा हुआ है ना, ऐसा, सच दैट ये जो है ना, ये जो इसका जो एक्सिस है, सिलेंडर का जो एक्सिस है, और ये जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है,
इस सिलेंडर का एक्सिस में पहले इधर दिखा देता हूँ, और ये जो लेंथ है वो सेम वर्टिकल प्लेन में, ये दोनों सेम वर्टिकल प्लेन में इस तरह से लाई कर रहा है ना, सेम वर्टिकल प्लेन में इस तरह से लाई कर रहा है। समझ में आ गया होगा? अच्छा, देयर इज सफिशिएंट फ्रिक्शन प्रेजेंट एट द एज सो दैट अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कॉज द सिलेंडर टू रोल द एज विदाउट स्लिपिंग। ओके, सो मैं एक बार थोड़ा सा ये भी समझा देता हूं। अगर हम लोग इसको इस तरफ से देख पा रहे हैं, अगर इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं, इसका इस तरह से व्यू देखते हैं हम लोग सिलेंडर का, तो हमें क्या दिखेगा, यहां पर से ये वाला जो ये जो कॉर्नर है वो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, इस तरह से, है ना। और यहां पर हमारा जो सिलेंडर है वो ऐसा दिखेगा, और सिलेंडर का जो सेंटर होगा वो यहां पर दिखेगा। ओके, और इसी से अंदर की तरफ ये जो एज है ना, ये लॉन्ग एज जो है वो अंदर की तरफ इस तरह से दिखेगा। यहां से मैं दूसरे पेन से दिखाता हूं, ये जो एज दिख रहा है ना हमारे पास में, ये जो एज दिख रहा है वो यहां से इनटू द प्लेन यहां से अंदर दिखेगा, है ना। इनटू द प्लेन हम लोग क्रॉस साइन से यहां बना सकते हैं, और ये हमारे पास में सिलेंडर का सेंटर हुआ, और दोनों सेम वर्टिकल प्लेन में लाई करेंगे। तो कुछ इस तरह का हमारे पास में सिचुएशन है, ठीक है। अभी इसमें बोला गया है इस कंडीशन में इसको इस पोजीशन पे है ना, और यहां पे बोल रहा है कि यहां पर ये जो एज है ना, यहां पर सफिशिएंट फ्रिक्शन है, इस एज में सफिशिएंट फ्रिक्शन दिया हुआ है सच दैट यहां पर स्लिपिंग नहीं हो रहा है ना, ये यहां पर इधर से स्लिपिंग नहीं हो रहा है, नो स्लिपिंग। अभी हमें निकालना है डिटरमाइन द एंगल थीटा सी थ्रू विच द सिलेंडर रोटेट्स बिफोर इट लीव्स कॉन्टेक्ट विद द एज। तो एज के साथ इसका जो कॉन्टेक्ट छूटेगा उससे पहले ये कितना थीटा सी घूम गया, है ना। ये कुछ इधर से ऐसा करके कुछ घूम गया होगा, है ना, ऐसा करके कुछ घूम गया होगा थीटा सी। दिखा दे, इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूं मैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगा ना। इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, इतना बड़ा, ठीक है। तो ये कुछ इसका सेंटर यहां पर था, है ना। और मान लो जब लीव कर रहा होगा ये कांटेक्ट, जब लीव कर रहा होगा इसके साथ, है ना, सिलेंडर जो कांटेक्ट लीव कर रहा होगा वो कुछ इस पोजीशन पे होगा, ऐसा इस पोजीशन पे समझ लो। इसका सेंटर कुछ यहां पे होगा, समझ लो यहां पे, है ना। तो यहां से इसका जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल, अगर कांटेक्ट लीव कर रहा है इस पोजीशन पे, जो डॉटेड पोजीशन पे बता रहा हूं, तो इसका जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहां से एक mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, है ना। फ्रिक्शन का यहां पर लग रहा हो कि इस डायरेक्शन में हमें मतलब नहीं है, उससे हमें मतलब भी नहीं है, उसके बिना हमारा काम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कितना ये थीटा सी घुमा, मतलब ये जो थीटा सी हमें निकालना है वो ये निकालना है कि पहले इस पोजीशन पे था, अब ये इस पोजीशन पे इसका सेंटर पहुंच गया, पहले ओ डैश पे था अब ओ पे पहुंच गया सपोज। तो ये थीटा जो घूम गया, अब यहां से कांटेक्ट छूट रहा है, ये मतलब नॉर्मल 0 हो रहा है यहां पे, है ना। तो उस टाइम पे ये थीटा सी कितना घुमा वो हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से इसी चीज को यहां पर बना देता हूं। ओ हैंग क्यों कर गया भाई, ठीक है ठीक है, चलो। तो यहां पर हमारे पास में कुछ इस तरह का यहां पर बना देता हूं इसको, ये इस तरह का कंडीशन है ना, और ये इनिशियली ये ऐसा था, यहां पर इसका सेंटर था। अब जब कांटेक्ट छोड़ रहा होगा तो ये कुछ इस तरह से घूम गया होगा, थीटा सी कुछ घूम गया है ना, इसका सेंटर यहां पर है, और मैं इसको बोल देता हूं ओ डैश बोला था क्या, हाँ चलो इसको ओ बोल देते हैं। और यहाँ पर इस पे अब लग रहा होगा यहाँ पर mg, और नॉर्मल में भले ही बना दे रहा हूँ लेकिन यहाँ पर कांटेक्ट छूट रहा है तो मैं नॉर्मल को 0 ले लूंगा यहाँ पर इस पोजीशन पे। और ये हम लोग बोल रहे हैं कि ये थीटा सी घूम गया, है ना, ये वाला जो है ये थीटा सी, अब यहाँ पर से नॉर्मल छोड़ रहा है, तो यहाँ से कांटेक्ट छोड़ रहा है तो नॉर्मल 0 हो रहा है, यहाँ पर ये जो एंगल है ये थीटा सी है ना। और ये इसका सेंटर ऑफ मास है ओ डैश, यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हुआ, इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो ऐसे शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से ये इधर से शिफ्ट होके यहाँ चला गया, है ना। तो हम लोग देख सकते हैं ये जो इस पॉइंट के अबाउट, ये जो पॉइंट है इसको चलो पी पॉइंट बोल देते हैं, पी पॉइंट के अबाउट ये इस तरह से घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, है ना। मतलब इसका सेंटर ऑफ मास यहां से लेके यहां तक घूम गया, और ये डिस्टेंस भी आ रही है, ये डिस्टेंस भी आ रही है ना। तो ये इस तरह से एक सर्कुलर मोशन में है। तो हम लोग यहां पर सेंट्रिपिटल कंडीशन लगा देंगे,
ये जो सेंटर ऑफ मास उसका यहां से यहां तक आया है, उसके लिए हम लोग सेंट्रीपिटल कंडीशन लगा देंगे, है ना। तो इस पोजीशन पे जो नया पोजीशन है जहां पर ये जस्ट अब नॉर्मल कांटेक्ट छोड़ने वाला है, मतलब जो डॉटेड वाला पोजीशन है, इस पोजीशन पे अगर मैं सेंट्रीपिटल कंडीशन डाल दूं, है ना, इस पोजीशन पे इसकी जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर हम लोग वीसी बोल दें, तो हम लोग सेंट्रीपिटल कंडीशन लगा सकते हैं क्या? इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला कौन? सिर्फ एक ही फोर्स प्रोवाइड कर सकता है, सेंट्रीपिटल mg। यहां पर मैं फ्रिक्शन नहीं दिखा रहा हूं, यहां पर जरूरत भी नहीं वहां की, है ना। तो इसको जो एक ही जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, अगर पी पॉइंट के अबाउट इस तरह से घूम रहा है, तो इस पोजीशन पे जब ये ओ पर यहां पर था, इस पोजीशन पे था, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि mg का cos ऑफ थीटा सी इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, है ना, दैट इज इक्वल टू mvc स्क्वायर, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, ये वाला r, ठीक है, mv स्क्वायर अपन r। ये सेंट्रीपिटल कंडीशन लगा दिया हमने, है ना। ये vc भी हटा देता हूं, तो समझ लो कि mg का बस cos थीटा c इसको प्रोवाइड करोगे। नॉर्मल तो जीरो हो गया है, नॉर्मल जीरो हो गया यहाँ पे, कॉन्टैक्ट छूट चुका है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट छूट गया है तो नॉर्मल जीरो हो गया है, तो ये एक कंडीशन हमारे पास में आ गया। इसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं इस पे वर्क एनर्जी, क्योंकि जो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो तो वहां पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोई मोशन हो नहीं रहा है यहाँ पे, है ना। यहां से ओ से ओ शिफ्ट कर रहा है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? mg। तो mg इसमें फोर्स जो है इसका वर्क डन आएगा, वर्क डन बाई ग्रेविटी, और वही इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा, है ना। चेंज इन, इसको मैं इक्वेशन बोलता हूं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक इक्वेशन हम लोग ये लिख सकते हैं, है ना। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हम लोग देखो, एनालिसिस अगर हम लोग करें बहुत ध्यान से, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी को हम लोग लिख सकते हैं यहां पे, ये सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया, है ना। तो मैं यहां से अगर एक लाइन खींच दूं यहां से, तो ये r है, तो दिस इज बेसिकली r cos थीटा, दिस इज r cos थीटा c बोल देते हैं। और ये o डैश तक का जो लेंथ है, यहां से o डैश तक का जो लेंथ है, दैट इज r, है ना। तो ये जो h जो चला, सॉरी यहां से कौन सा पेन सेलेक्ट कर लिया भाई, पूरा कचड़ा हो गया। ये जो लेंथ है, ये दिस इज r मैं बोलता हूं, है ना, और ये है r cos थीटा। तो बचा हुआ लेंथ o डैश से जो o आया नीचे, वो ये वाला लेंथ आया, दैट इज बेसिकली r माइनस r cos थीटा। तो जो h जो नीचे आया, ये h जो नीचे आया, दैट इज r इन माइनस r cos थीटा c, इतना ये नीचे आया o डैश o तक पहुंचने में, तो दैट इज r इंटू 1 माइनस cos ऑफ थीटा c। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया? m इंटू जी इंटू आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा सी, mgh बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसको लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी में जो इसका चेंज आया वो दो चीजें होगा इसमें, एक तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और दूसरा ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसको लिख रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे हाफ इंटू ICM कितना हो जाएगा इसमें, ऐसा लिख देता हूं, चलो ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m इंटू, यहां पर हमने पोजीशन O पे जब आया इसका सेंटर, उस समय इसकी वेलोसिटी vc मान रखिए, हाफ इंटू mvc स्क्वायर, ठीक है। और ये जो ओमेगा होगा यहां पर क्योंकि पॉइंट P पे स्लिपिंग नहीं हो रही, तो ओमेगा v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर में लिख सकता हूं, v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूं, तो mgr इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा सी, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू ICM, ये क्या सिलेंडर है ना, यूनिफॉर्म सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर है, तो mr स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। दिस इज mr स्क्वायर बाई 2 इंटू vc स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस हाफ m vc स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/4, है ना, 1/4, और इसको मैं लिख सकता हूं 2/4, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3/4, सॉरी हाँ 3/4 बन जाएगा इधर, mgr इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा सी, दैट इज 3/4 ऑफ m इंटू वीसी स्क्वायर। हमें थीटा सी निकालना है ना। तो एक काम करेंगे, ये जो r है ना, इसको मैं इधर ले आता हूं, mvc स्क्वायर अपॉन r की वैल्यू, अच्छा हमें क्या निकालना है, थीटा सी निकालना है, तो mvc स्क्वायर अपॉन r की वैल्यू mg cos थीटा सी रख दूंगा मैं यहां से। तो ये बन गया mg माइनस हाँ mg इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा सी, दैट इज 3/4 ऑफ mvc स्क्वायर अपॉन r, फर्स्ट इक्वेशन से mg cos थीटा सी, mg cos ऑफ थीटा सी। अब mg से mg खत्म कर देता हूं मैं, mg से mg खत्म हो गया,
और ये 3/4 कॉस ऑफ थीटा सी, 3/4 ऑफ कॉस ऑफ थीटा सी, और ये जो कॉस थीटा सी है उधर चला जाएगा, प्लस कॉस ऑफ थीटा सी बन गया 3/4 ऑफ कॉस थीटा सी प्लस कॉस थीटा सी 7/4 ऑफ कॉस 7/4 कॉस थीटा सी दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कॉस ऑफ थीटा सी की वैल्यू आ जाएगी 4/7। तो थीटा सी जो हमें निकालना था दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ 4/7। तो ये हमारा एक पार्ट तो हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट में देखो क्या पूछा गया है, स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर बिफोर लिविंग कॉन्टैक्ट विद द एज। तो हमने जो VC निकाला है ना वही VC होगा यहां पर इसका आंसर। बिफोर लिविंग जो कॉन्टैक्ट यहां पर जहां पर हमने कॉन्टैक्ट लीव करा है वहां पर नॉर्मल को 0 मान के VC माना है। तो बस फर्स्ट इक्वेशन ले लो, इसमें वैल्यू पुट कर दो, है ना। ये इक्वेशन ले लो, mg cos थीटा सी इक्वल्स टू mvc स्क्वायर अपन आर, mg cos ऑफ थीटा सी दैट इज इक्वल टू mvc स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, और cos ऑफ थीटा सी की वैल्यू पुट कर दो, कितना निकाला हमने 4/7, 4/7 दैट इज इक्वल टू mvc स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ये कट गया और vc स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4gr डिवाइडेड बाई 7। तो vc की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 4gr/7। तो ये भी एक पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, फर्स्ट और सेकंड से इंटर रिलेटेड था, ठीक है। लास्ट में बोला गया द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशन टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिलेंडर व्हेन इट्स सेंटर ऑफ मास इज इन हॉरिजॉन्टल लाइन विद द एज। ये चीज जरा ध्यान से समझो क्या हो रहा है यहां पर, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्चुअल चीज सीखने को मिलेगा। ये जो है हमने देखा कि शुरुआत में कैसा था, ये शुरुआत में कुछ इस तरह से था, है ना, ये इस तरह से था, इस तरह से शुरुआत में था। अब एक जगह घूमते घूमते ये जहां पर ये अपना कांटेक्ट छूट रहा है इसका, है ना, यहां पर इस पोजीशन पे कहीं पर थोड़ा सा पहले बनाते हैं, एक जगह पे कांटेक्ट छूटा, उस थीटा हमने थीटा भी निकाला, यहां पर मान लो कहीं पे इसका कांटेक्ट छूटा, है ना, ये सेंटर ऑफ था। अब बोल रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन विद द एज, मतलब इसका सेंटर जो है ना अब यहां पर आ चुका है, सेंटर यहां पर आ चुका है कुछ, तो ये जो है सेंटर अब हॉरिजॉन्टल आ चुका है, मतलब यहां पर कहीं यहां पर आ गया है ना। अब ये ऐसा हो गया है मेरा सिलेंडर, फाइनली यहां पर इस पोजीशन में बना दे रहा हूं, थोड़ा अप्रोक्सीमेट कर, ऐसा हो गया है ना। मतलब ये इसका जो सेंटर है कुछ यहां पर आ चुका है हॉरिजॉन्टल लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो यहां पर जो बीच में डॉटेड पोर्शन बनाया है मैंने, वहां पर माना है कि वहां पर इसने इसका कांटेक्ट छूटा है ना, कांटेक्ट जस्ट छूटा है। मैं उसको कुछ और पेन से बना देता हूं, मतलब कांटेक्ट छूटने वाला जो पोजीशन है वो ये है, इस पोजीशन पे कांटेक्ट छूटा था, और थीटा भी हमने निकाला था यहां से, ये जो थीटा है ये हमने निकाला भी था, ये वाला जो थीटा है ये भी हमने निकाला, यही थीटा तो निकाला था ना हमने, ये थीटा सी निकाला था, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, अब हम लोग यहां पर बोला गया यहां पर ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसका रेशियो हमें निकालना है ना। अब इसको निकालने के लिए क्या तरीका है, एक बार मन में आता है कि हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन कर दें, है ना। जैसे कि हमने एनर्जी कंजर्वेशन किया था जब वो पॉइंट, अभी इससे पहले एनर्जी कंजर्वेशन किया था जब ये पॉइंट 1 में था, फिर इसका सेंटर ऑफ मास पॉइंट 2 में आया था। तो 2 से 3 में सीधा सीधा एनर्जी कंजर्वेशन कर देते हैं, या 1 से 3 पे भी कर दो, कहीं पे भी इसका जो यहां इस पोजीशन से इस पोजीशन पे कर दो, या 2 से 3 कर दो, कहीं भी एनर्जी कंजर्वेशन कर दो, है ना। वर्क डन बाय ग्रेविटी वाला कर, वर्क डन बाय ग्रेविटी के टर्म्स में लिख के कर दो, या एनर्जी कंजर्वेशन लिख दो, बात तो बराबर है। तो 2 से 3 करने में ये प्रॉब्लम है ना कि जैसे ही इसका कांटेक्ट छूटेगा, एज सुन एज कांटेक्ट जहां पर इसका छूट गया, एज सुन एज इट लूजेस कांटेक्ट, एज सुन एज नॉर्मल इक्वल्स टू 0, जहां पर नॉर्मल 0 हुआ, जहां पर कांटेक्ट छोड़ा, उसके बाद ये फर्दर जो हमने v इक्वल्स टू ओमेगा आर वाला जो कंडीशन लिखा था ना वो खत्म हो जाएगा। वो खत्म इसलिए हो जाएगा क्योंकि उसके बाद इसको घुमाने के लिए और कोई फोर्स नहीं है। इससे पहले कौन घुमा रहा था, इससे पहले इसको टॉर्क मिल रहा था फ्रिक्शन का, जो कि इसको घुमा रहा था, फ्रिक्शन का टॉर्क इसको घुमा रहा था। लेकिन जैसे ही कांटेक्ट छूट जाएगा इसके बाद इसको घुमाने वाला कोई नहीं रह जाएगा। तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर वाला जो हम लोग कंडीशन जो लगाया था हमने, देखो यहां पे जो हम लोग जब काइनेटिक एनर्जी लिख रहे थे तो यहां पर ओमेगा स्क्वायर को हमने v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिख दिया था काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। लेकिन इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद अब इसका फर्दर ओमेगा चेंज नहीं होगा। जैसे ही ये 2 पे पहुंचा अब इसको घुमाने वाला कोई नहीं है,
फ्रिक्शन अब नहीं रह गया है ना, तो घुमाने कोई कांटेक्ट छूट चुका है, एक ही फोर्स लग रहा है, mg बस लग रहा है उसके बाद अब इसके ऊपर 2 से 3 में अगर देखा जाए तो बस उसके पास mg है, तो घुमाने वाला जो चीज था वो तो खत्म हो गया, ओमेगा उसका और फर्दर चेंज नहीं करेगा, मतलब इसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ना वो चेंज नहीं होगी, वो फिक्स हो जाएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर पॉइंट 2। तो 2 से 3 तक अगर मान लो हम लोग एनर्जी का इक्वेशन लिखते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लिखते हैं या एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन लिखते हैं, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वही रहने वाली, दैट इज हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर जो हमने निकाला था, ICM दैट इज mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर हमने यहाँ पर कितना निकाला था, VC स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यही रहने वाला है। जो पॉइंट सी पे जो पॉइंट 2 पे जो सी VC हमने मान रखा था वहां पर जो उसकी वेलोसिटी दैट इज VC स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये यही रहने वाला और चेंज नहीं होगा, है ना। तो इसको इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा और 1/4 m इंटू VC स्क्वायर, ये फिक्स हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। m VC स्क्वायर की भी पुट कर दो वैल्यू 4gr/7 दैट इज 1/4 इंटू m VC स्क्वायर, m इंटू 4gr डिवाइडेड बाई 7 VC स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू आ गई ये 4 से 4 भी उड़ गया और mgr/7 ये फिक्स हो गया। जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज mgr/7 ये फिक्स हो गया, अब ये चेंज नहीं होने वाला है 2 से 3 में। 2 से 3 में क्या चेंज होगा, बस इसका जो सेंटर की जो वेलोसिटी होगी वो चेंज होगी। तो 2 से 3 में हम लोग वर्क एनर्जी लगा दो या फिर जो भी एनर्जी का इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, तो 2 to 3 में लगा देता हूँ, है ना। फ्रॉम स्टेट 2 to 3, जब इसके सेंटर यहाँ पर 2 पे थी फिर से 3 में गई, पीले वाले से और ये सफेद वाले में, है ना। तो 2 से 3 फ्रॉम 2 to 3 हम लोग लगा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम सपोज, चलो, है ना। तो ये जो कितने ये जो है इसका ये सेंटर कितना चला यहां से यहां तक, आर का ये देखो ये वाला जो चार ये जो है ना ये कितना हाइट चला, ये आर है ना। मैं एक मिनट दूसरा पेन सेलेक्ट करता हूँ, ग्रीन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये आर है और ये कितना चला यहां से, ये थीटा सी, तो 90 माइनस थीटा सी है, 90 माइनस थीटा सी है, तो आर का कॉस थीटा सी चला है ना। ये 90 माइनस ये थीटा सी हो जाएगा, देखो ये वाला अगेन थीटा सी हो गया, छोटा सा दिख नहीं रहेगा, ये वाला जो एंगल है ना दिस एंगल इज थीटा सी, तो आर का कॉस थीटा सी हाइट नीचे आया 2 से 3 में, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया, mg इंटू आर का कॉस थीटा सी हो गया, है ना। इतना ही हाइट आया ना, ये वाला जो देखो दिस इज आर का कॉस थीटा सी, ये वाला हाइट, तो दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज किसका चेंज हुआ, सिर्फ इसका जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हुआ है, रोटेशनल इसका चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो रोटेशनल का चेंज 0 हो गया 2 से 3 में, वो चेंज नहीं हुआ, वही रह गया जो ऊपर हमने निकाल रखा है, इतना ही रह गया। तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है वो कितना चेंज हुआ, दैट इज जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ना, जो फाइनल ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी जो जिसका रेशियो हमें निकालना है यहाँ पर देखो, फाइनल 3 पे जब पहुंचता है तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ m VC स्क्वायर। इनिशियल मतलब कहाँ, पॉइंट नंबर 2 पे, फाइनल मतलब कहाँ, पॉइंट नंबर 3 पे। तो ये ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हमें यहां से निकल के आ जाएगा, है ना। तो यहां से देखो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू mgr cos थीटा सी इज कितना, cos थीटा सी 4/7 निकाला ना हमने, 4/7 प्लस ये वाला टर्म उधर चला जाएगा, हाफ इंटू m इंटू VC स्क्वायर इज कितना निकाला है, 4gr/7, 4gr/7। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 जब 4 हो जाएगा 2 टाइम्स में चला जाएगा ये, और ये जाएगा 6 mgr डिवाइडेड बाई 7, ये हो गया मेरे पास में ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी जो 2 पे है, सॉरी 3 पे है। इसका रेशियो निकालना है मैं, रेशियो, तो रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, किसका, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी यहां पर निकाल देता हूं। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितना हमने निकाला, 6 mgr/7, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला mgr/7, ये 7 mgr कट गया, ये हमारे पास में जो रेशियो आया दैट इज 6। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 6 हो जाएगा इसका रेशियो। तो कुछ इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब जो यहां पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था 1996 में, टोटल
3 नंबर के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है और जेई मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस को अब एक्सपेक्ट किया जा सकता है ना। काफ़ी टाइम हो जाता है तो जेई मेंस वाले क्वेश्चन उठा लेते हैं इधर से, जेई एडवांस से, ठीक है। खैर क्वेश्चन में बोला गया है a small sphere of radius r is held against the inner surface of the large sphere of radius 6r। तो एक देख सकते हैं हमारे पास में एक लार्ज स्फीयर है, ये वाला लार्ज स्फीयर है, और एक स्मॉल स्फीयर इसमें इस तरह से रखा गया है ना। एक लार्ज स्फीयर के अंदर एक स्मॉल स्फीयर इस तरह से रखा गया है, ठीक है। और एक का मास है, स्मॉल वाले का मास है m और बड़े वाले का जो मास है दैट इज 4m। दिस अरेंजमेंट इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल। हॉरिजॉन्टल टेबल में रखा गया इस अरेंजमेंट को, हॉरिजॉन्टल टेबल में इसको इस तरह से रखा गया है। देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन एनी सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। कोई भी फ्रिक्शन रिएक्शन नहीं है, कोई भी डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, मजेदार है, ठीक है। द स्मॉल स्फीयर इज नाउ रिलीज्ड। अब स्मॉल स्फीयर को रिलीज किया जाता है यहां से, इस पोजीशन से, है ना। तो अब क्या होगा, वो स्मॉल स्फीयर इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, और कोई फ्रिक्शन रिएक्शन नहीं है तो यहां तक चढ़ेगा वो जाके, है ना, यहां तक चढ़ेगा। कैसे, इसके रिलेटिव, बड़े वाले स्फीयर के रिलेटिव वो यहां से यहां तक जाएगा, ठीक है। बड़े वाले स्फीयर के रिलेटिव वो यहां से यहां तक जाएगा, ये बात हमें समझ में आता है। बड़े वाले स्फीयर के रिलेटिव, ग्राउंड फ्रेम में नहीं बोल रहा हूं मैं, है ना। तो इस तरह का कुछ मोशन होगा। पूछा क्या गया है इसमें आगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द लार्ज स्फीयर व्हेन द स्मॉल स्फीयर रीचेस द अदर एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, वही बता दिया इसमें। चलो, अदर एक्सट्रीम पोजीशन पहुंचे, यहां पर पहुंचेगा, किसके रेस्पेक्ट में, बड़े वाले के रेस्पेक्ट में यहां तक पहुंचेगा। तब तक बड़ा वाला का जो सेंटर होगा उसका कोऑर्डिनेट हमें बताना है ना। अभी जो प्रेजेंट कंडीशन में जब यहां से छोड़ा गया था कैपिटल एम को, ये जो स्मॉल स्फीयर को छोड़ा गया था, उस टाइम पे इसका जो पोजीशन था वो L,0 था, L,0, ठीक है। चलो, इसको हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। तो सेंटर ऑफ मास है और मतलब हमारे सिस्टम में इस तरह से दो है, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास में m और दूसरा है 4m। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, m1 x1 प्लस m2 x2, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अगर हम x डायरेक्शन में देखें तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है ना। तो m1 x1 प्लस m2 x2 divided by m1 plus m2, where x1 and x2 are displacement of this and this m and 4m with respect to ground frame। x1 and x2 किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में माने, है ना। डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 0। बेसिकली क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 जाके उधर 0 हो जाएगा, अगर मेरे पास में कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ भी फोर्सेस नहीं है। तो इसका जो नेट सम होगा that will be equal to 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। और ये x1 x2 मैंने डिस्प्लेसमेंट मान रखा है ना, डिस्प्लेसमेंट माना है। अब एक काम करते हैं, x और वो डिस्प्लेसमेंट x1 एंड x2 जो है वो ग्राउंड फ्रेम में माना है, ग्राउंड फ्रेम में। मतलब मैं ऐसा समझ लो, दोनों को एक काम करता हूं मैं, इसका ऐसा मान लेता हूं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव डायरेक्शन में मान लेता हूं, इसका डिस्प्लेसमेंट है x1 इधर, और इसका भी पॉजिटिव मान लेता हूं। चलो, इसका डिस्प्लेसमेंट है x2 इधर, ठीक है। दोनों का पॉजिटिव x में मैंने मान लिया। ऐसा होगा नहीं, पता है ये इधर आने वाला है तो नेगेटिव ले लेंगे उसको, है ना। जब इधर आएगा तो x1 को हम लोग नेगेटिव ले लेंगे। हमने फिलहाल दोनों को x1 x2 को पॉजिटिव मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं। तो ये वाला को मैंने 1 माना है और बड़े वाले को मैंने 2 माना है। तो m की जगह कैपिटल यहां पर m आ जाएगा, x1 की जगह x1 प्लस 4m मास जो चला दैट इज x2 चला ग्राउंड फ्रेम में x2 चला, ठीक है। अभी मैं सिर्फ ग्राउंड फ्रेम की अभी तक बात कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू 0। तो m से तो m कैंसिल आउट हो ही गया, ये वाला m से ये m कैंसिल आउट हो गया, और जो x2 आ गया मेरे पास में, हमें निकालना क्या है, x2 निकालना है ना, लार्ज स्फीयर। तो हम लोग इसके टर्म्स में लिखेंगे, हमें x2 निकालना है। तो x1 में लिख सकता हूं -4x2, है ना। x1 को मैं -4x2 लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये एक रिलेशन हमारे पास में आ गया। अच्छा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है मैं L,0 से डिस्प्लेसमेंट मान रहा हूं, बाद में हम लोग इसका जो भी वो रहेगा कोऑर्डिनेट रहेगा वो देख लेंगे। अभी मैं डिस्प्लेसमेंट इसी मान रहा हूं, L,0 के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट मान रहा हूं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं मैं, है ना। ओके, अब एक चीज हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो 1 है, मतलब ये वाला जो 1 है, जो स्मॉल m है, वो बेसिकली यहां से लेके यहां तक गया, है ना, यहां से लेके यहां तक गया। मतलब वो x में कितना चला,
एक्स में वो इतना चला देखो, है ना, इतना चला, L माइनस 2R, नहीं L माइनस नहीं, सॉरी, 6 टोटल 12R माइनस 2R, है ना, क्योंकि ये देखो ये कितना है, दिस लेंथ इज कंप्लीट लेंथ इज, ये 6R रेडियस है ना बड़े वाले का, तो बड़े वाले का 6R है, मतलब यहां से यहां तक जो है दिस इज 12R ना, दिस इज 12R, और इधर से R कम और इधर से R कम, यहां से R कम और इधर से R कम, मतलब ये जो लेंथ है दिस इज 10R, है ना। तो बड़े वाले के रेस्पेक्ट में, मतलब 2 के रेस्पेक्ट में 1, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, ये कितना है -10R पीछे की तरफ, है ना। 2 के रेस्पेक्ट में 1 जो चला, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इज -10R, पीछे की तरफ चला, तो इसको मैं लिख सकता हूं x1 माइनस x2 दैट इज इक्वल टू -10R। x मेरा यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, x1 x2 ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में है, तो x1 जो है यहां से मैं लिख सकता हूं -4x2 माइनस x2 दैट इज इक्वल टू -10R। तो x2 बेसिकली कितना चला, x2 चला 5 2 10 2R, x2 कितना चलेगा 2R चलेगा, मतलब इसको अब मैं सब हटा देता हूं, है ना। ये जो ये चला, ये 2R चला, और हमने इसको कहां मान रखा था, आगे की तरफ मान रखा है, x2 आगे की तरफ मान रखा है ग्राउंड फ्रेम में, तो 2R आगे चला, तो L डैश जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये कहां पर पहुंच जाएगा 2R और आगे पहुंच जाएगा, ये वाला जो 2R आगे की तरफ जाएगा। तो अभी प्रेजेंट इसका जो कोऑर्डिनेट है वो L,0 है, L,0 में आगे की तरफ जाएगा 2R, तो कितना बन जाएगा L प्लस 2R x एक्सिस में, है ना, L प्लस 2R बन जाएगा। तो इसका जो फाइनल जो पोजीशन हो जाएगा, फाइनल जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा दैट इज L प्लस 2R, 0, यही हो जाएगा इसका फाइनल कोऑर्डिनेट, किसका 2 का, जो हमने x2 ये जो 2 माना है, क्योंकि इनिशियली वो L पे था और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आगे की तरफ 2R, तो L प्लस 2R इसका फाइनल कोऑर्डिनेट हो जाएगा x एक्सिस में, और y एक्सिस पे तो 0 ही रहेगा, वो दिख रहा है हमें, L प्लस 2R, 0 हो जाएगा इसका आंसर। अब जो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था 1997 में, टोटल 5 नंबर के लिए, बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा, खैर बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल का बोल सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से समझते हैं। 2 थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो ये 2 डिस्क है ना, इसका मास दिया हुआ है हमें 2 kg, इसका भी मास दिया हुआ है हमें 2 kg, और इसका जो रेडियस है इसको हम लोग ऐसा यूनिट में लिख लेते हैं, चलो 0.1 मीटर दिया हुआ है, और जॉइंट बाय रिजिड मासलेस रॉड, तो यहाँ पर एक मासलेस रॉड से इसको इस तरह से कनेक्ट किया गया है दोनों डिस्क को, ठीक है। द एक्सिस ऑफ द रॉड इज अलोंग द परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स ऑफ द डिस्क थ्रू देयर सेंटर्स, तो यहाँ से इस तरह से परपेंडिकुलरली ये रॉड परपेंडिकुलर है। दिस ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन अ ट्रक इन सच ए वे दैट द एक्सिस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हॉरिजॉन्टल एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रक, तो यहाँ से ट्रक एक बनाया गया ऐसा है, ठीक है, और इसका मोशन कैसा है ना, इसमें ऐसा समझ सकते हो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, ऐसा अंदर की तरफ, है ना, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर इसका मोशन हो रहा है, ठीक है। इट्स फ्रिक्शन विद द फ्लोर ऑफ द ट्रक इज लार्ज इनफ सो दैट ऑब्जेक्ट कैन रोल ऑन द ट्रक विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग हो रहा है, तो कंडीशन हम लोग लगा देंगे बाद में। टेक एक्स एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ट्रक, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ अब एक्सिस कैसे चूज करना है यहाँ पर बताया गया है, अंदर की तरफ जो है वो मोशन हम लोग माना है, इसको हम लोग अंदर की तरफ को एक्स एक्सिस चूज करना है, ठीक है। जेड एक्सिस टू बी द वर्टिकली अपवर्ड्स, तो जेड ऊपर की तरफ, है ना, और अगर ये अंदर की तरफ x माना है, ऊपर की तरफ z माना है, तो y इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि x क्रॉस y शुड बी द डायरेक्शन ऑफ z, क्योंकि ये x y z इस तरह से हम लोग सीक्वेंस में लिखते हैं ना, तो x क्रॉस y शुड गिव अस z, तो इस तरह से डायरेक्शन होना चाहिए, तभी हम लोग ये जो फॉर्मेट है जो अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उस फॉर्मेट में ये फिट बैठेगा, x क्रॉस y शुड बी द डायरेक्शन ऑफ z। तो परपेंडिकुलर तो तीनों होते ही है, तीनों जो एक्सिस होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए कि x क्रॉस y शुड गिव द डायरेक्शन ऑफ z, तो x क्रॉस y करने तो इस तरह से हमारे पास में डायरेक्शन होना चाहिए। टेक x एक्सिस डायरेक्शन, बस ये तो ले लिया। अभी हमें क्या करना है, ट्रक का एक्सेलरेशन दिया हुआ है 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। हमें फर्स्ट पार्ट में बताना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ईच डिस्क, कितना लगेगा फोर्स ऑन फ्रिक्शन, वो हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो
यहाँ पर हमने देखा कि इसका जो मास है वो है 2 kg और इसका जो रेडियस है दैट इज 0.1 मीटर, ठीक है। और हम लोग ऐसा मानते हैं ये जो है ना ये 20 सेंटीमीटर 0.2 मीटर है, तो ये जो लेंथ है दैट इज 0.1 मीटर और यहाँ से यहाँ द लेंथ इज 0.1 मीटर और ये डिस्क भी दिया हुआ है हमें 2 kg और इसका रेडियस दिया हुआ है 0.1 मीटर। तो सारा डेटा मैंने एक बार लिख दिया समझने के लिए। अच्छा, इसका मोशन कैसा हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ एक्स एक्सिस है, ऊपर की तरफ जेड मारने के लिए बोला है तो हमारे पास वाई डायरेक्शन इस तरह से आ जाता है, अंदर की तरफ चल रहा है। इसको थोड़ा है ना अच्छे से एनालिसिस करने के लिए ना हम लोग इधर अपनी आंखें लगाते हैं, साइड व्यू उसका लेते हैं, साइड व्यू लेते हैं तो थोड़ा छोटा बनाते हैं, चलो। तो कुछ इस तरह का हमको दिखेगा, है ना। ये जो है जो डिस्क है हमें इस तरह का दिखेगा, है ना। एक डिस्क को मैं देख रहा हूं और ये जो डिस्क है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है क्योंकि ट्रक है, यहां पर समझ लो ये ट्रक है, ट्रक ऐसा लगा हुआ है और ट्रक खुद ही आगे की तरफ जा रहा है। कितने से जा रहा है ये 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, इसका एक्सेलरेशन 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ट्रक का, ये ट्रक है मेरा। और एक ये डिस्क हमको दिख रहा है, पीछे की तरफ दूसरा डिस्क होगा वो भी इस तरह से मूव कर रहा होगा। अब इसे फोर्स अगर हम लोग देखें तो देखो ये दोनों तो कांटेक्ट में मैंने यहां पर दिखाया, ये जो दोनों है ना ट्रक और ये कांटेक्ट में मैंने थोड़ा सा गैप दिखाया है, बस गैप है नहीं, है ना, मैं समझने के लिए दिखा रहा हूं। तो ट्रक का अगर इस पॉइंट की एक्सेलरेशन बोला जाए तो ये 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा ट्रक का। तो अगर ट्रक का इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, दैट मीन्स ये जो डिस्क है उसका इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है, अगर स्लाइड अगर यहाँ पे रोलिंग हो रही है, मतलब अगर स्लिपिंग नहीं है, तो इसका भी एक्सेलरेशन जो है ए नेट वो 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर होना चाहिए, है ना। और इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि यह जो फ्रिक्शन होगा ना एक डिस्क के ऊपर, हम लोग अगर एफ मान लें तो ये फ्रिक्शन आगे की तरफ इस तरह से लगेगा ताकि ये इसको एक्सेलरेशन भी इस पर प्रोवाइड कर सके, है ना। जो नेट एक्सेलरेशन इसको जो चाहिए 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ से, वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए फ्रिक्शन आगे की तरफ लगना पड़ेगा। पीछे की तरफ लगे तो पीछे की तरफ जाएगा ना वो, तो पीछे की तरफ तो लग नहीं सकता है, आगे की तरफ लगेगा। अब ये जो फ्रिक्शन है ये दो काम करेगा, एक तो इसको इस तरह से फ्रिक्शन है तो इस डायरेक्शन में इसको अल्फा प्रोवाइड करेगा, टॉर्क लगेगा इस फ्रिक्शन का, देखो इस सेंस में इसको अल्फा प्रोवाइड करेगा, है ना। और इसके सेंटर ऑफ मास का जो कुछ एक्सेलरेशन ये लेके आएगा और उसके बेसिस पे जो पॉइंट पी, अगर इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट पी का जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी जो कि डिस्क का पार्ट है, वो हम लोग लिख सकते हैं। एक तो आर अल्फा हो जाएगा, आर अल्फा का भी देखेंगे हम लोग, आर अल्फा भी आगे की तरफ ही आएगा, है ना। आर अल्फा भी जो आएगा, ये जो अल्फा आएगा आर अल्फा, ये भी आगे की तरफ आएगा आर अल्फा। और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी इस पॉइंट का एक्सेलरेशन आएगा, मतलब ये आ जाएगा इस पॉइंट ऑफ जो पॉइंट पी का जो एक्सेलरेशन है वो आर अल्फा प्लस एसीएम आ जाएगा, है ना। इतना तो पढ़े होगे तुम इसका काइनेमेटिक्स, आर अल्फा प्लस एसीएम पॉइंट पी का एक्सेलरेशन इतना आ जाएगा एंड दिस शुड बी इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तभी स्लिपिंग की कंडीशन नहीं आएगी, इतना ये दोनों होना चाहिए, ठीक है। अब आर अल्फा निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, टॉर्क बराबर आई अल्फा लिखेंगे। तो देखो ये जो फ्रिक्शन है ये दोनों वाले डिस्क पे लगेगा, इसमें भी आगे की तरफ लग रहा होगा, इसमें भी आगे की तरफ लग रहा होगा फ्रिक्शन, है ना। तो नेट फोर्स जो नेट टॉर्क जो इसको प्रोवाइड कर रहा है ना पूरे सिस्टम को, मैं एक मिनट इससे थोड़ा सा हटा देता हूं थोड़ा और क्लियर होगा। नेट टॉर्क जो लग रहा है वो इसकी वजह से लग रहा है, आर क्रॉस एफ इसकी वजह से, आर क्रॉस एफ इसकी वजह से, है ना। यहां से देख सकते हैं एक पहिए पे आर क्रॉस एफ और दूसरे पहिए पे भी आर क्रॉस एफ, और ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने लिया है, सपोज ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आंखों को भी हटा दो अभी इधर से, ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो कितना मेरे पास नेट टॉर्क आ गया, एफ इंटू आर प्लस एफ इंटू आर, दो यहां से बराबर आई इंटू अल्फा। आई कितना हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट इसका एम आर स्क्वायर, और सॉरी इसका एम आर स्क्वायर बाई 2, डिस्क है इसका एम आर स्क्वायर बाई 2, दोनों का मिला के कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, ठीक है। तो यहां से अल्फा हम लोग निकाल सकते हैं 2 एफ आर डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर, दैट इज अल्फा की वैल्यू आ गई 2f बाई एम आर, ये अल्फा आ गया। अच्छा इसके साथ साथ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकते हैं हम लोग। यहां पर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, नेट फोर्स आगे की तरफ लग रहा है 2f डिवाइडेड बाय नेट मास 2m, दैट इज इक्वल टू f बाई m। तो इतने इसका एक्सेलरेशन नेट यहां पर से आ गया, तो ये चीज तो हमें समझ में आ गई बहुत अच्छे से। अब
ये वाली कंडीशन लगा देंगे। एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P, एक तो आर अल्फा होगा, तो इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2f/m, आर कट कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस ACM हमने f/m निकाल रखा है, ACM f/m, एंड दिस, ये भी m ही है ना, वही वाला m है, दोनों सब वही m है, 2 kg वाला, बराबर 9 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 3f बराबर 9 इंटू m की वैल्यू 2 डाल दो, 2 kg है, तो f की वैल्यू यहां से 6 न्यूटन निकल के आ जाती है। तो 6 न्यूटन, और इसकी डायरेक्शन देखो कौन से डायरेक्शन में है, डायरेक्शन हम लोग देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है, ये जो जा रहा है, ये ट्रक जो एक्सीलरेट कर रहा है वो कौन से डायरेक्शन में कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग कर रहा है, एक्स एक्सिस। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स दैट इज 6 आई कैप डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो ये चीज बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं, है ना। नेक्स्ट पार्ट में है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल टॉर्क ऑन ईच ऑफ द डिस्क, और टॉर्क किसके अबाउट दिस पॉइंट O, है ना। तो इसको ओरिजिन, ये ओरिजिन है हमारा 0,0,0, इस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है फ्रिक्शन का, ठीक है, ऑन द ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास में दोनों पे निकालना है हमें टॉर्क, है ना, ऑन ईच डिस्क बोला हुआ है, ईच डिस्क पे, तो इसको हम लोग डिस्क नंबर P बोल देते हैं, डिस्क Q बोल देते हैं। दोनों डिस्क पे हमें टॉर्क निकालना है फ्रिक्शन की वजह से। अब जो फ्रिक्शन है वो तो हमारा फिक्स है, दैट इज 6 आई कैप न्यूटन, 6 आई कैप डायरेक्शन में है। अब हम लोग को लिखना है R क्रॉस F, और R कौन सा है, यहां पर फोर्स यहां पे लग रहा है ना, ये जो फ्रिक्शन है वो अंदर लग रहा है, तो हमें बेसिकली यहाँ का R वेक्टर लिखना है विथ रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, मतलब ये वाला वेक्टर हमें लिखना है, ये वाला, दिस R वेक्टर। तो R वेक्टर के लिए हमें पहले इस P का, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, है ना। तो हमने देखा ये जो हमारा जो डायरेक्शन है वो कौन सा, ये जेड डायरेक्शन था, हमने देखा था, है ना, ये जेड डायरेक्शन है, अंदर की तरफ एक्स डायरेक्शन है, और इस तरफ हमारा वाई डायरेक्शन है। तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर हो गया, इस पॉइंट का, देखो इस पॉइंट का वाई में हमारा यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज ये 20 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस है दैट इज 0.1 मीटर। तो यहां इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो गया, पी के सेंटर का जो कोऑर्डिनेट हो गया दैट इज 0, वाई में 0.1 और जेड 0। अब यहां से फिर अगर इस पॉइंट का आगे, इस पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, पी पॉइंट के जो लोअर मोस्ट पॉइंट की बात करें, तो यहां पर हम लोग जेड में नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं, और कितना आ रहे हैं 0.1, क्योंकि रेडियस इसका 0.1 है, 0,0.1, -0.1, ठीक है, क्योंकि हम लोग जेड में नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं नीचे में। तो बेसिकली हमें यहाँ का कोऑर्डिनेट चाहिए था, हमें यहाँ का कोऑर्डिनेट मिल गया आर के लिए, और एक कोऑर्डिनेट यहाँ का चाहिए, तो यहाँ का भी बहुत आसानी से देख सकते हैं, इसका बस वाई कोऑर्डिनेट बस चेंज होगा, 0,-0.1, क्योंकि -y डायरेक्शन में ये इधर है ना, ये -y डायरेक्शन में, -0.1। तो P और Q के जो लोअर मोस्ट पॉइंट है वहां का हमें कोऑर्डिनेट तो मिल गया। अब हमें बस आर वेक्टर में यहां से यहां तक आर वेक्टर हमको निकल भी गया ना, ये आर वेक्टर निकल गया। तो हमें टॉर्क निकालना है ड्यू टू टॉर्क ऑन P, है ना। तो टॉर्क ऑन दिस डिस्क P अबाउट पॉइंट O, अबाउट O ऐसा लिख देता हूं, अबाउट O ही तो हम लोग बात कर रहे हैं, अबाउट O। तो ये हम लोग लिखेंगे आर वेक्टर दैट इज एक्स, आई कैप तो 0 हो गया, दैट इज जे कैप 0.1 जे कैप प्लस -0.1 के कैप, ये हो गया आर क्रॉस एफ दैट इज 6 आई कैप, ठीक है। अब यहां से देखो जे कैप ऐसा बना लेते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। तो ये तब करना आता होगा, जे कैप आई कैप, जे कैप डॉट आई कैप इज माइनस के कैप, तो -0.6 के कैप, जे कैप और आई कैप का लिए तो, और जे कैप क्रॉस आई कैप उल्टा आ जाएगा माइनस के कैप, और के कैप आई कैप का जे कैप, तो -0.6 जे कैप। तो ये कितना हो जाएगा, -0.6 के कैप प्लस जे कैप, ऐसा लिख सकते हो, या माइनस अंदर डाल सकते हो, जैसा भी तुमको लिखने का मन, सिर्फ इसके फॉर्मेट में लिखना चाहे तो ऐसे ही लिखना चाहिए, ज़्यादा तो ज़्यादा अच्छा ये रहेगा, डायरेक्शन का इससे हमें ज़्यादा अच्छे से पता चलता है ना। तो ये तो हो गया P के लिए। अब Q के लिए टॉर्क ऑन Q, इसका आर वेक्टर देखो क्या है, आर वेक्टर है -0.1 जे कैप -0.1 के कैप क्रॉस 6 आई कैप। तो बस यहां पर कुछ नहीं है, एक पहले वाला प्लस हो जाएगा दैट इज 0.6 के कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप का, -1 ऑलरेडी है, तो माइनस और माइनस हो जाएगा 0.6 जे कैप, ठीक है। तो टॉर्क ऑन Q
ये हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, टॉर्क ऑन पी ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। होप तुम्हें सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तो लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारा प्लेलिस्ट चेक कर लेना। और इसके अलावा हमारा बहुत सारा दूसरा भी प्लेलिस्ट है, वो भी चेक कर सकते हो। एनसीईआरटी का वन शॉट सीरीज है जो कि 12th का पूरा कंप्लीट किया हुआ है, 11th का भी ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने जा रहे हैं हम लोग। तो वन शॉट सीरीज भी देख सकते हो एनसीईआरटी का, अगर तुम जेईई मेंस के लिए भी तैयारी कर रहे हो, या फिर जेईई एडवांस के लिए भी एनसीईआरटी तो कंप्लीट होना जरूरी है, तो वो सारा चीज़ वहाँ से चेक कर सकते हो। चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।